हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 2025 से 26 बैच के लिए केमिस्ट्री। और हम यहाँ पे शुरुआत से बेसिक से थ्योरी और उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करें। देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये लेसन नंबर 1 है। और सोचें इस बार कि आपका इस बार पूरा सिलेबस हम कवर करा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग लेसन नंबर 1 से। चैप्टर का नाम क्या है देख लीजिए। तो सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि प्रकृति में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो याद रखिएगा, प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन जो होता है प्रकृति में, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है भौतिक परिवर्तन। पहला का नाम क्या है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा का नाम है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। प्रकृति में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है? भौतिक परिवर्तन। दूसरा का नाम क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन को हम लोग हिंदी में केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला आंसर क्या होगा इसका? प्रकृति में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं और पहला का नाम क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। इंग्लिश में इसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और दूसरा का नाम क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में इसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि ये जो भौतिक परिवर्तन हम लिखे हैं, ये भौतिक परिवर्तन जो है, फिजिकल चेंज जो है, ये होता क्या है भाई? रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? तो बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन पे आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। देखिए, इसमें होता क्या है? भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? परिवर्तन तो होगा लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा। नया पदार्थ, नया चीज़ नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन इस क्रिया को अगर पलट दीजिएगा ना तो वापस से आप मूल पदार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे क्या बात बोले भाई, हम समझ में नहीं आया हमको, तो आपको चलिए हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझाते हैं। देखिए, जैसे ये बर्फ़ है, पिघल रहा है भाई। बर्फ़ पिघल करके पानी बन गया, परिवर्तन तो हुआ है भाई। बर्फ़ बदल गया पानी में, परिवर्तित तो हो गया पानी में। लेकिन यहाँ पे कुछ नया चीज़ नहीं बना है। पहले बर्फ़ था, पानी बना है, सिर्फ पिघल गया है, नया चीज़ नहीं बना। तो मतलब क्या, नया पदार्थ इसमें नहीं बना। पानी कुछ नया पदार्थ नहीं है। बर्फ़ से प्यास बुझता है, पानी से प्यास बुझता है भाई। तो खाली सिर्फ बर्फ़ पिघला है, अवस्था बदला है, नया चीज़ नहीं बना, नया चीज़ नहीं बना। और वापस से अगर आप पानी को अगर फ्रीज में रख देंगे तो वापस से आप बर्फ़ भी बना सकते हैं पानी से। मतलब जो पिघल गया था पानी, आप उस पानी से वापस बर्फ़ भी बना सकते हैं। इसका मतलब क्या, जो पहले बर्फ़ था, पिघला बर्फ़, पानी बना, फिर वापस बर्फ़ बना दिए, मतलब वापस से मूल पदार्थ आप प्राप्त कर लिए। तो ये क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। मतलब क्या, इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा और वापस इस क्रिया को पलट दीजिएगा तो मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो बोलेंगे भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। देखिए, और भी एग्जाम्पल है, जैसे फलों का कटना। अगर फल काट दिए, परिवर्तन तो हो गया भाई, छोटा रूप हो गया भाई। लेकिन कुछ नया चीज़ बना क्या? नहीं भाई, पहले फल बड़ा रूप था, अब छोटा रूप हो गया। तो कुछ नया चीज़ नहीं बना, तो ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे मोमबत्ती का पिघलना भी, मोमबत्ती का पिघलना। जैसे देखिए, यहाँ पे मोमबत्ती पिघल रहा है, जल रहा है, और ये पिघल करके यहाँ पे देखिए आ रहा है, यहाँ पे इसका द्रव रूप आ रहा है नीचे। तो मोमबत्ती पिघल गया, तो पिघल गया तो जो पिघला हुआ मोमबत्ती है ना, वापस से वो भी जलता है। मतलब कि मोमबत्ती का पिघलना भी क्या होगा? एक भौतिक परिवर्तन होगा। पिघल रहा है ये, ठीक है। कुछ नया चीज़ नहीं बना, सिर्फ इसका आकार भले अलग हो जाएगा। पहले ये क्या कहता है कि ये बेलनाकार आकार था, और जब मोमबत्ती पिघल जाएगा तो ढेला के आकार का होता है। नहीं, बूंद 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 देखिए, गिरते गिराते गिराते क्या होता है? ढेला की तरह बन जाएगा वो। मतलब क्या, सिर्फ उसका आकार बदल गया, ये नया पदार्थ नहीं बना। तो ये भी क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। फलों का कटना हो गया या मोमबत्ती का पिघलना हो गया, ये भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे परिभाषा भी लिख दी है, इसको अच्छे से समझिए। नहीं, परिभाषा लिखे, देखिए,
यहाँ पे क्या लिखे परिभाषा, वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ निर्माण नहीं होता हो लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दिया जाए तो इस मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती हो, तब इसे क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी बहुत सारे लिखे हैं यहाँ पे देखिए, बर्फ़ का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, जल का उबालना, कांच का टूटना, लकड़ी का काटना, कागज़ का मोड़ना, वर्षा का होना, जल का जमना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखे हैं, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, मतलब बर्फ़ का पिघलना, पानी का भाप बनना, देखिए पानी से भाप बना, कुछ नया चीज़ नहीं बना, खाली अवस्था चेंज हुआ उसका, वो गैस अवस्था में चला गया, वापस से उस भाप को ठंडा कीजिएगा ना तो वापस से जल बन जाएगा आपका, ठीक है। कांच का टूटना, तो कांच टूटा, कुछ नया चीज़ नहीं बनता है, ये एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले पे। अगला का नाम क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ये जस्ट ना उसका उल्टा है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है ये उसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें ना नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनेगा और इससे ना मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते, मूल पदार्थ आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही कराता है भौतिक परिवर्तन, मतलब वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता हो, नया पदार्थ बनता हो लेकिन इस क्रिया को अगर पलट देंगे तो मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती हो, इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। अच्छे समझाते हैं आपको एग्जाम्पल से। जैसे देखिए ये फल है, ये क्या है, ये फल है। देखिए पहले फल नीचे में अगर जो देख रहे हैं आप वो अच्छा फल है और ऊपर भी अच्छा फल था, लेकिन कुछ दिन के बाद ये सड़ गया, ये क्या हो गया, ये खराब हो गया। तो बताइए फल सड़ गया तो ये क्या नया चीज़ बन गया, पहले फल अच्छा था, ताज़ा फल था, वो बाद में सड़ गया तो ये नया चीज़ बन गया, उसका गुण अलग होता है सड़ा हुआ फल का, ठीक है भाई। सड़ा हुआ फल खाने में ख़राब लगेगा, नया ताज़ा फल जो है खाने में अच्छा लगेगा, आपको मीठा लगेगा। और भी वापस से देखिए, अब अगर पलट देंगे तो बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब अगर एक बार अगर आपका फल ख़राब हो गया तो वापस से आप उस सड़े हुए फल से, उस खराब फल से वापस से ताज़ा फल नहीं बना सकते। इसका मतलब इस क्रिया को पलट देंगे तो मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से बर्फ़ से पानी बनाता, पानी से हम फिर वापस बर्फ़ बना लिए, क्या इसी प्रकार यहाँ पे अगर सड़ा हुआ फल है तो क्या सड़े हुए फल से वापस से हम ताज़ा फल बना सकते हैं, क्या बोलेगा नहीं। तो अगर नहीं बना सकेंगे तो ये होगा एक रासायनिक परिवर्तन, मतलब फलों का सड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। जैसे देखिए दूध है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूध है और दूध से अगर दही बन गया, मतलब क्या, दूध मीठा होता है, दही खट्टा होता है, तो दूध से दही बन गया तो दही खट्टा चीज़ बन गया, मतलब नया पदार्थ हो गया और वापस से आप दही से दूध नहीं बना सकते। इसका मतलब वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। तो ये भी क्या होगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। देखिए इसी बात को यहाँ पे लिखे, जैसे यहाँ पे देखिए मोमबत्ती जल रहा है, अच्छा बताइए मोमबत्ती जला, मोमबत्ती जला तो जल करके ख़त्म हो गया भाई, मोमबत्ती जल करके भाप बन गया, वास बन के उड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला होगा उससे। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आप क्या वापस मोमबत्ती बना सकते हैं, बोलेंगे नहीं बना सकते। अच्छा बताइए लकड़ी जल रहा है, क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे केमिकल चेंज में लिखे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में नीचे में देखिए लकड़ी जल रहा है, कम बस मतलब जलना, लकड़ी जल रहा है। अगर लकड़ी जल रहा है तो जल करके राख बन जाएगा भाई, क्या राख से आप वापस लकड़ी बना सकते हैं, बोलेंगे नहीं बना सकते। मतलब किसी चीज़ का जलना भी क्या होता है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है वो, रासायनिक परिवर्तन। एक बार जल गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, राख बना, क्या राख से हम वापस लकड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मतलब नया चीज़ बन गया, राख नया चीज़ बन गया, वापस से हम लकड़ी बना भी नहीं सकते। तो ये भी क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आग जल रहा है, किस तरह लौ इसका है, ठीक है। परिभाषा देखिए क्या लिखे हैं इसका, क्या लिखे हैं, वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता हो लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दिया जाए तो मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती हो, तब ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जो भी आपको हम बताएं। अच्छा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं इसका, क्या क्या एग्जाम्पल होगा, यहाँ देखिए दूध से दही बनना, जो बताया दूध से दही बनना, भोजन का पचना, देखिए जो भी खाना खाते हैं एक बार पच गया, क्या वो पचे हुए भोजन से, मल मूत्र से क्या वापस से आप नया भोजन बना सकते हैं, क्या वही भोजन नहीं बना सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। आग का जलना, भाई जो चीज़ जल गया राख बन गया, क्या राख से आप वही चीज़ बना सकते हैं पुराना, जो जिससे लकड़ी जल गया, क्या लकड़ी बना सकते हैं राख से, नहीं बना सकते। तो ये भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे कच्चे फलों का पकना, तो जो कच्चा फल होता है और जो मीठा फल होता है उसका गुण अलग अलग होता है। अच्छा एक बार कच्चा फल पक गया, क्या पके फल से आप कच्चा फल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे में जंग लगना, चावल से मूढ़ी का बनना, तो ये सब क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों का सड़ना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है, बने लेना, सब समझ में आएगा आपको बात। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले उसे सरेज कागज से, यहाँ पे सदेश नहीं होगा, सरेज होगा, या सरेज कागज, सरेज कागज से
रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले सरेज कागज से रगड़ा जाता है? अच्छा, एक बात पहले हम बता देते हैं मैग्नीशियम के बारे में। तो ये मैग्नीशियम का फीता जो होता है ना, जब इसको जलाया जाता है ना, तो बहुत एकदम जिस तरह एलईडी नहीं लाइट करता है उसी तरह एकदम चमकता है। आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए किस तरह एकदम जलाया, जैसे एकदम पूरा एकदम लाइट एकदम चमकने लगा, ये लगता है कि एलईडी जला रहे हैं। वैसे तो गैस अगर जलेगा तो नीला कलर का निकलता है वहाँ से उसका लौ, जैसे अगर आग लकड़ी जला रहे तो पीला कलर का निकलता है। लेकिन जैसे मैग्नीशियम का फीता जलाइएगा ना, देखिए कि सफ़ेद कलर का इसका लौ निकल रहा है, लगता है कोई एलईडी जल रहा हो। और भी देखिए कितना एकदम लगता है वाइट वाइट इसका निकल रहा है रोशनी। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम का फीता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैग्नीशियम का फीता से लौ किस रंग का निकलता है, सफ़ेद निकलता है, नीला निकलता है, ये निकलता है, वो नहीं पूछा गया आपसे। आपसे पूछा क्या गया है भाई? आपसे पूछा गया है मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो उससे पहले उसको सरेज कागज़ से जलाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? समझ इस बात को। देखिए मैग्नीशियम का समझ लीजिए फीता है, क्या ये मैग्नीशियम का फीता है। ठीक है, मैग्नीशियम का फीता अगर ऐसे खुले वातावरण में अगर छोड़ दीजिएगा, तो हवा में अगर छोड़ दीजिएगा तो हवा में क्या रहता है? हवा में क्या रहता है? हवा में रहता है O2, मतलब क्या? ऑक्सीजन गैस रहता है। तो ये ऑक्सीजन गैस क्या करेगा? ये इससे अभिक्रिया कर लेगा। क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा। चूँकि ये मैग्नीशियम है भाई, ये अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। तो ये वातावरण में जो भी ऑक्सीजन गैस है, तो ये ऑक्सीजन गैस क्या करेगा? इससे अभिक्रिया कर लेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है ये? अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कौन कौन अभिक्रिया किया? मैग्नीशियम अभिक्रिया किया, प्लस में कौन? ऑक्सीजन गैस, और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मतलब क्या? अच्छे समझिए अब। मतलब क्या, हम यहाँ पे क्या समझे कि मैग्नीशियम का फीता था। क्या था? मैग्नीशियम का फीता था। ठीक है भाई, जब इसे उसको हम क्या करें? खुले वातावरण में रखें, तो वो क्या किया? वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से बिखरा कर लिया और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपको समझाते हैं अच्छे से। देखिए ये मैग्नीशियम का फीता था। अच्छा, इसके ऊपर अब किसका परत चढ़ गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड जब परत इसके चारों ओर चढ़ गया, इसके चारों ओर क्या चढ़ गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ गया, तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड इस फीता को जलने देगा? जलने में क्या करेगा? ये नहीं देगा भाई। तो जलेगा लेकिन देर से जलेगा। मतलब क्या? ये क्योंकि इसके ऊपर परत चढ़ गया है, तो ये जलने उतना अच्छा से इसको देगा नहीं। जैसे देखिए इतने नहीं है, अगर दिवाली हो तो पटाखा जलाते हैं, तो पटाखा में क्या होता है? अगर ऐसे अगर कोई पटाखा है तो उसके ऊपर क्या होता है? एक सफ़ेद कलर का ऐसे बत्ती निकला होता है। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं? जलता नहीं है, जल्दी ही है, लेकिन इसे अगर हम क्या करें? अगर ऊपर का ऐसे इतना सा छील दें तो इसमें जल्दी आग पकड़ लेता है। मतलब क्या? इसमें जो सफ़ेद कलर का जो परत था वो जलने नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे उसको हटा देते क्या होता है? आसानी से जल जाता है आपका ये पटाखा। नहीं, मतलब क्या? पटाखा जलने से पहले इसको हम छील देते हैं ताकि आसानी से जल जाए। उसी तरह मैग्नीशियम का फीता अगर जलाना हो तो उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ा हुआ है, अगर इसको हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम फीता आसानी से जलने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग वही मैग्नीशियम ऑक्साइड का फीता हटाने के लिए क्या करते हैं? उसको सरेज कागज से क्या करते हैं? हम लोग रगड़ते हैं सरेज कागज। जब सरेज कागज होता क्या है भाई? घर में देखे होंगे या कहीं देखे होंगे, जब पेंट किया जाता है ना, जब गेट सब पेंट किया जाता है तो पेंट करते वक्त ना, जो लोहा का सामान होता है उसको पहले रगड़ा जाता है। एक भूरा कलर का एक हल्का सा रहता है, एक पत्थर टाइप रहता है, कपड़ा का बना हुआ शायद, उसी लाल भूरा कलर का रहता है, वो उसी से क्या कहता है? साफ किया जाता है। तो वही है सरेज कागज। ठीक है, तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे क्योंकि मैग्नीशियम के फीते को अगर खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो मैग्नीशियम फीता क्या करता है? वातावरण में जो भी ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है। ठीक है, चारों ओर में क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बनने लगेगा। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत क्या करता है? इस मैग्नीशियम के फीते को जलने में कठिनाई उत्पन्न करता है। अतः अगर इस परत को अगर हम क्या करें? हटा दें तो क्या होगा? मैग्नीशियम फीता आसानी से जलेगा भाई। तो इसीलिए हम सरेज कागज से क्या करते हैं? मैग्नीशियम के फीते को हटाते हैं, मतलब रगड़ते हैं, ताकि हट जाए और मेरा क्या हो जाए? फीता आसानी से जल जाए। ठीक है भाई, ये तो समझ गए। अच्छा, बोला जाए कि बताइए अगर नया फीता है, दुकान से लाए नया फीता, क्या इसको भी रगड़ना पड़ेगा? बोलेंगे नहीं रगड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि नया फीता अगर ला रहे हैं तो ये वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से बिखरा क्या नहीं होगा, तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड परत नहीं रहा होगा, तो हम लोग नया वाले को नहीं रगड़ते हैं, वैसे जला देते हैं। बस समझ में आया? ठीक है, तो क्या बोलेंगे परिभाषा? इसको यहाँ पे लिख भी दिए। क्या लिखे? देखिए
क्योंकि मैग्नीशियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जब मैग्नीशियम के फीते को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तब मैग्नीशियम का फीता वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पतला परत बना लेता है, जिससे मैग्नीशियम के फीते को जलने में काफ़ी कठिनाई होती है। अतः मैग्नीशियम का फीता आसानी पूर्वक जल सके, इसीलिए मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले सरीर कागज से रगड़ा जाता है। मतलब क्या मैग्नीशियम था, क्या था, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया किया, क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लिया। क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लिया। इसको हम संतुलित कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो रखा देते हैं, ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का नाम भी है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग अब अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। कहता है रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, से क्या समझते हैं, उदाहरण भी दें। देखिए अगर हम आपको पहले विलयन के बारे में समझाते हैं, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे विलयन का बात करें तो पानी और चीनी मिलाते हैं भाई, पानी और चीनी मिलाएं तो क्या बनेगा, शरबत बन जाएगा। क्या बनेगा, शरबत बनेगा। लेकिन ये विलयन में होगा कि पानी मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, क्या बनेगा, शरबत बनेगा। ठीक है, पानी और चीनी मिलाएंगे तो शरबत बनेगा। इसका में होता भी क्या है कि पानी में अगर जैसे चीनी मीठा होता है, चीनी क्या होता है भाई, मीठा होता है, तो अगर शरबत बनाइएगा ना तो चीनी अगर मीठा है तो शरबत भी क्या होगा आपका, मीठा होगा। क्या होगा ये आपका, मीठा होगा। अगर चीनी के जगह पे अगर आप नमक मिलाते, क्या नहीं मिलाते, अगर नमक मिलाते तो नमकीन होता भाई। चीनी के क्या मिलाते हैं आप, नमक मिलाते तो शरबत कैसा होता आपका, नमकीन होता। मतलब क्या, विलयन में क्या होता है, घोल में क्या होता है, जो चीज़ मिलाइएगा वही गुण रहेगा, वही गुण रहेगा। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या अभी, रासायनिक अभिक्रिया, इसमें ना जस्ट उल्टा होता है। मतलब क्या, अगर दो चीज़ मिला रहे हैं आप ना, दो चीज़ मिला रहे हैं आप, तो दो चीज़ मिला रहे हैं तो इसमें जो चीज़ नया बनेगा उसमें इसका गुण नहीं रहेगा, इसमें गुण क्या होगा, नहीं रहेगा। मतलब क्या, पहले क्या था, चीनी पानी मिलाते थे तो चीनी का गुण मीठा, तो इसमें इसका गुण भी मीठा होता था भाई, मतलब इधर का गुण भी मीठा होता था। लेकिन इसमें रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो चीज़ मिला रहे हैं तो जो चीज़ नया बनेगा उसका गुण मिलेगा ही नहीं, उसका गुण क्या होगा, मिलेगा ही नहीं। मतलब गुण अलग हो जाएगा, गुण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको हम दिखाते हैं, यहाँ देखिए क्या हो रहा है ये, देखिए फिर से इसको देखिए अच्छे से। देखिए पहले ये बर्तन है, उससे हल्का सा क्या सफ़ेद कलर था, फिर पानी मिलाया तो ये कितना सारा चीज़ बन गया ये। मतलब क्या, थोड़ा सा पानी मिलाया तो इतना सारा चीज़ बन गया। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब कुछ नया ही चीज़ बन गया। ये थोड़ा सा वो सफ़ेद कलर था, थोड़ा सा पानी मिलाया तो ये इतना सारा चीज़ बन के तैयार है। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया। मतलब मिलाए थोड़ा सा बनना चाहिए था भाई। चीनी लेंगे एक बाल, क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक मुट्ठी चीनी लेंगे और एक गिलास पानी लेंगे तो शरबत भी एक गिलास के आसपास बनेगा। लेकिन इसमें कितना सारा चीज़ बन गया। जैसे और भी दिखाते हैं आपको, इसको देखिएगा, फिर से देखिए, देखिए हल्का सा पानी मिलाया गया, खाली पानी नहीं कुछ और पदार्थ होगा। देखिए क्या क्या बन गया, उल्टा चीज़ बन गया। मतलब क्या, जो मन सो बन जाता है। तो यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। हल्का सा द्रव था, देखिए कितना सारा चीज़ बन गया। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, समझ गए बात। देखिए आपको समझाते हैं। जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन गैस, कौन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, बन जाता है जल। क्या बन जाता है, जल बन जाता है। क्या बन जाता है, जल बन जाता है। स्टोव बन जाता है, क्या बनता है, जल। मतलब हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस क्या बन जाता है, जल बन जाता है। मतलब गैस गैस मिला, गैस हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिला, क्या बन गया, जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया। बताइए, जल बन गया। गैस गैस मिला, जल बन गया। मतलब क्या, बनना क्या चाहिए था, गैस बनना चाहिए था भाई, लेकिन बन गया कौन चीज़, जल बन गया। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब कुछ नया चीज़ बन जाएगा, जो चीज़ बनेगा उसका गुण इस गैस से क्या होगा, अलग होगा। सोचिए ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है, हाइड्रोजन जलने वाला ज्वलनशील पदार्थ होता है, लेकिन पानी जो बन गया, इस किस्म के पानी बना, पानी क्या करता है, आग को बुझाता है। मतलब नया चीज़ बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम समझते हैं एग्जाम्पल से भी। ये तो हो गया, यहाँ पे भी कुछ मिलाया जा रहा है, दो चीज़ मिलाया जा रहा है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस क्या बनता है, जल बनता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया किया, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस मिला, क्या बन गया, अमोनिया बन गया। तो इनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और एक पदार्थ बनेगा या एक से ज़्यादा पदार्थ भी बन जाएगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ बनेगा
इसका गुण इस गैस से क्या होगा, अलग होगा। मतलब जो इधर रहेगा इस साइड में जो है, इसका गुण जो होगा इस ऑक्सीजन गैस से अलग होगा, हाइड्रोजन से क्या होगा, अलग होगा। बात समझे? मतलब इसी से मिल के बना है, इसी हाइड्रोजन से मिला, ऑक्सीजन से, दोनों मिला, गैस गैस मिला लेकिन पानी बन गया, तो इसी से मिल के जल बना है, लेकिन इसका गुण क्या होगा, अलग होगा। बस समझ में आया? ठीक है। जैसे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इसी दो गैस से मिल करके अमोनिया बना, लेकिन अमोनिया का गुण क्या होगा, अलग होगा नाइट्रोजन गैस से और हाइड्रोजन गैस से। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलता है और एक पदार्थ बनाता है या एक से अधिक पदार्थ बनाता है, लेकिन इसका गुण क्या होता है, इसका गुण क्या होता है भाई, पहले वाले गुण से क्या होता है, अलग होता है। इसको ही कहते रहते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, परिभाषा यहाँ पे लिख दी है। क्या बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, तब इसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए एक या एक से अधिक पदार्थ। क्या क्या लिखेगा यहाँ पे, एक लिख दीजिए, एक या एक से अधिक, एक एक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से एक बन रहा है, एक से अधिक बन सकता है, तो एक एक कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक एक कर दीजिए। तो जैसे एग्जांपल बोल देंगे, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस क्या बनता है, जल बनता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब देखिए अभिकारक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग अब, अभिकारक। अभिकारक इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, रिएक्टेंट। परिभाषा सिंपल सा इसका, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। देखिए, अच्छा हाइड्रोजन गैस मिला, ऑक्सीजन गैस मिला, क्या बना, जल बना। तो कौन कौन सा मिला, हाइड्रोजन गैस मिला और ऑक्सीजन गैस मिला, तो जो जो भाग ले रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अभिकारक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिया, इसी दोनों से मिलकर जल बनाए ना, तो जो जो मिलता है ना उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक को ना, ये अभिकारक है, इसको हमेशा तीर के इस साइड लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए बोलिएगा तब ये अभिकारक हो गया भाई। लेकिन अब जो नया पदार्थ बना, खांसी आ रहा है ठीक है, देखिए अब जो नया पदार्थ बना, जैसे जल बन गया भाई, ये जल बन गया, तो ये जल जो नया पदार्थ बना, इसको कहते हैं हम लोग उत्पाद। क्या कहते हैं इसको हम लोग, उत्पाद कहते हैं। मतलब ये नया पदार्थ जो बना, नया पदार्थ जो बना उसको उत्पाद कहेंगे, लेकिन जो अभिक्रिया में भाग लिया उसको कहते हैं हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक, जैसे ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ जाते हैं। अब उत्पाद, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट उत्पाद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वही जो आपको परिभाषा भी बताए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, उत्पाद कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस क्या मिला बन करके, जल मिला, जल बना। ठीक है, जल बना, और जल जो बना यहाँ पे नया पदार्थ बन गया ये, तो नया पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीर लेके हम दिखा भी दिए। देखिए यहाँ पे जल बना, ये क्या है, उत्पाद है आपका। समझ में आ गया? मतलब सिंपल समझिए ना, इसमें सिंपल सा बात ये है कि जो अभिक्रिया में भाग लेगा वो अभिकारक कहलाएगा, और जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। जैसे यहाँ पे जल नया पदार्थ बना तो ये उत्पाद होगा। ये क्या होगा, ये उत्पाद होगा। और यहाँ पे देखिए, इस ये मत समझिएगा ये इसको ऐसे, देखिए ये मत समझिएगा ये उत्पाद है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये ऐसे हम इस दोनों को दिखा रहे हैं। ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ये क्या दोनों, अभिकारक है। हाइड्रोजन गैस उसमें इसका अभिकारक है, और ये जल क्या है, ये आपका उत्पाद है। तो परिभाषा याद हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस क्या है, अभिकारक है, और जल क्या है, उत्पाद है। ठीक है, चलिए अब सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। एक सवाल 2025 के एग्जाम में पूछा भी गया था। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, अभी हम आपको जस्ट बताएं। देखिए अभी जस्ट आपको परिभाषा बताए, क्या बताए परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहता है, क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा बताइए, अपने से बताइए आप,
हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप इसका आंसर अपने से बताइए क्या होगा इसका आंसर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है, अभिकारक और उत्पाद दोनों कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो आप बोलिएगा अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखिए, अगर अभिक्रिया आपको पता है ना रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो समीकरण आसान है। बोलिए कैसे भाई? समीकरण ना कुछ नहीं है, ये छोटा रूप है। जैसे ये अभिक्रिया भाई, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये जल है भाई, तो इसी को अगर हम छोटे रूप में लिख दें तो वही रासायनिक समीकरण कहलाएगा। मतलब समीकरण जो होता है वो छोटा रूप होता है। किसका छोटा रूप होता है भाई? वो रासायनिक अभिक्रिया का। क्योंकि हाइड्रोजन गैस इतना बड़ा नाम, ऑक्सीजन गैस इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा बड़ा नाम लिखना ये सही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बड़ा लंबा नाम है, तो बार बार इतना कौन लिखेगा। इसीलिए इसके जगह पे क्या करते हैं हम लोग, छोटे अक्षरों का, छोटे संकेतों का, सूत्र का प्रयोग करते हैं। और अगर हम सूत्र की सहायता से इसको छोटे रूप में अगर लिख देंगे तो यही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन गैस के बदले में हम लोग लिखेंगे H2। क्या लिखेंगे? H2, और ये प्लस का प्लस लिख देंगे। ऑक्सीजन गैस के बदले में लिखेंगे हम लोग O2, और तीर का तीर लिख देंगे, और ये रहेगा जल, मतलब H2O। ठीक है, तो ये हुआ रासायनिक समीकरण। ये क्या हुआ? रासायनिक समीकरण हो गया भाई। देखिए इतना बड़ा नाम था, हम छोटे रूप में लिख दिए। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैग्नीशियम Mg लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस का प्लस लिख देंगे। ऑक्सीजन गैस है मतलब O2, अब फिर तीर देंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लिख सकते हैं MgO, कह सकते हैं इसको हम लोग MgO। तो यही जो हम इतना बड़ा नाम था इसको हम शॉर्ट में लिख दिए, तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा, मतलब छोटा रूप। ये रासायनिक अभिक्रिया था, इसका छोटा रूप है ये। अब रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिखना होगा हमको। अरे समीकरण, ठीक है। नाइट्रोजन गैस मतलब क्या है? N2 प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब क्या है? H2। बन क्या रहा है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। कहने का मतलब क्या है, अगर आप रासायनिक सूत्र या रासायनिक संकेत की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसी को परिभाषा यहाँ पे हम लिखे हैं, अपनी भाषा में लिखे, पढ़ लीजिए। क्या कहता है? जब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक संकेत या रासायनिक सूत्र की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस के बदले में क्या लिखे हम लोग? H2 प्लस O2 और H2O बना। मतलब इस अभिक्रिया के बदले में, इस पूरे के बदले में क्या लिखे हम? H2 प्लस O2 क्या बनता है? H2O बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था इसका परिभाषा और एग्जाम्पल, समझ गए होंगे आप। चलिए, तो परिभाषा याद रहा रासायनिक समीकरण का? क्या बोलेंगे रासायनिक समीकरण में? क्या बोलेंगे हम लोग? जब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र या संकेत की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तब उसे क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे समीकरण तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पे ना ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है। हम आपको बताएंगे समीकरण संतुलित क्या होता है और संतुलित क्या होता है, तो हम यहाँ पे फिलहाल अभी कर दे रहे हैं। आपको हम ये भी बताएंगे कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, हम बताएंगे कैसे क्या था संतुलित, इसको क्यों करना जरूरी है संतुलित, ये भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसे ये सही रूप है इसका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि को लिखें। ठीक है, नंबर 1 में क्या कहता है? अभिकारक को बाएं तथा उत्पाद को दाएं ओर लिखकर दोनों के बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। यदि अभिकारक या उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच में जोड़ का चिन्ह देते हैं। इसके बाद समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर कर ली जाती है। ठीक है भाई, ये इसका तरीका है लिखने का। इस एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे अभिकारक है भाई, जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो इसको हम लोग बाई ओर लिखेंगे। ठीक है, और उत्पाद जैसे जल बना तो जल, इसको हम लोग दाई ओर लिखेंगे और बीच में क्या लगाएंगे हम लोग? तीर लगा देंगे। ठीक है, ये रहा तरीका। मतलब ये दोनों अभिकारक था, ये क्या था? ये दोनों, ये अभिकारक है, तो अभिकारक को कहाँ लिखना है आपको? अभिकारक को लिखना है बाईं ओर। क्या कहाँ लिखना है आपको? अभिकारक को बाईं ओर, और उत्पाद को दाएं ओर लिखना है, और बीच में क्या लगाना है आपको? तीर लगाना है। क्या लगाना है बीच में आपको? तीर। और साथ ही साथ नंबर 3 में क्या बोला गया? नंबर 2 में क्या बोला गया? अगर अभिकारक, यहाँ पे क्या बोला गया? अभिकारक, जैसे यहाँ पे अभिकारक 2 ठो है तो बीच में क्या लगा दिए हम लोग? जोड़ लगा दिए। और उत्पाद में 2 ठो आ जाएगा, 2 से ज़्यादा आ जाएगा, बीच में क्या लगाएंगे हम लोग? जोड़ लगा के कुछ और उत्पाद का नाम लिखेंगे। लेकिन अभी 2 ठो आया नहीं है तो नहीं लगाया जोड़। लेकिन जैसे यहाँ पे अभिकारक में 2 ठो आ गए, बीच में क्या लगाए हम लोग? जोड़ लगाए ना। तो उसी तरह अगर उत्पाद में भी अगर 2 ठो आ जाए तो बीच में आप जोड़ का चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
अब नंबर 3 क्या बोला गया, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इसके बाद समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर कर ली जाती है। मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, यहाँ पे 2 परमाणु है हाइड्रोजन का, इधर भी 2 परमाणु हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 ही है ना, तो इधर भी 2 करना होगा, तो हम यहाँ पे बराबर कर देते हैं, इसको 2 यहाँ लगा देते हैं और 2 यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है भाई, अब बराबर हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया। ये अभी आपको बताएंगे कैसे बराबर किए, अभी इसमें दिमाग मत लगाइए आप, ठीक है। ये तरीका है लिखने का, बराबर करने हम बताएंगे आपको। समझ में आया। अभिकारक को आपको बाईं ओर लिखना है, उत्पाद को आपको दाईं ओर लिखना है, और बीच में आपको तीर चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब किसी को दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें होता क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे अगर बात करें C+O2, क्या बात करें C+O2 क्या बनता है, CO2 बनता है भाई। और इस साइड अगर देखा जाए कार्बन कितना है, इधर इधर अभिकारक में कार्बन कितना है, 1 है, इधर कार्बन देखा जाए तो इधर भी 1 ही है भाई। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर भी 2 है, तो ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये अभिकारक था, अगर ये क्या था, अभिकारक था, अभिकारक में भी कार्बन 1, उत्पाद में कार्बन 1 भाई, ये उत्पाद है, इस साइड उत्पाद है ये। अभिकारक में भी ऑक्सीजन 2, उत्पाद में ऑक्सीजन 2 हो गया, तो बराबर है कि नहीं है। तो अगर बराबर हो जाए अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, तो उसको कहते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे लिखे भी है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की कुल संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की कुल संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आपको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप देखिए, जैसे अभी ये तो बता दी C+O2 CO2 वाला, जैसे अभिकारक है ये, तो बताइए अभिकारक में कितना कार्बन है, बोलेंगे अभिकारक में 1 कार्बन है। ऑक्सीजन कितना परमाणु है इसमें, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है भाई। बताइए उत्पाद है, उत्पाद में कार्बन कितना है, उत्पाद में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। बताइए कार्बन का 1 परमाणु मिल गया, ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिल गया भाई, 2 से मिल गया, 1 से मिल गया, तो ये क्या हो, ये बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इस साइड चेक करिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे N2 ये अभिकारक है। ठीक है, तो अभिकारक में नाइट्रोजन कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। हाइड्रोजन कीजिए तो 2 गुना 3 कीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन का 6 परमाणु है। अब इस साइड चेक कीजिए, ये NH3 के आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब NH3 को 2 बार लिखा गया है। कितना बार लिखा गया है, NH3 को 2 बार लिखा हुआ है। तो बताइए N कितना हो जाएगा, गिनिए तो, 1 N यहाँ पे ऊपर में, 1 N नीचे, 2 बार लिखा हो तो 2 N नाइट्रोजन हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन 2। अच्छा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 3 6, 3 3 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ मतलब 1 है, 1 गुना 2, 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो बराबर है। देखिए यहाँ पे बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ देखिए तो नाइट्रोजन 2 परमाणु, इधर भी 2 परमाणु है भाई, हाइड्रोजन 6, इधर भी कितना है 6, तो बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो अगर बराबर हो जाए तो इसको बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोला जाता है इसको, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे लिखे भी है परिभाषा, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की कुल संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की कुल संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो चार्ज में लगाते थे इसको, चार्ज खत्म हो गया, 1 मिनट बस। ठीक है, हाँ क्या पढ़े हुए हम लोग, संतुलित समीकरण मतलब क्या होता है, इसमें अभिकारक में जितना परमाणु रहेगा उतना परमाणु उत्पाद में भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग, बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्या है, असंतुलित। अगला क्या है, असंतुलित। इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे इस संतुलित में क्या हुआ था, बराबर हुआ था भाई, अब असंतुलित में क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें उल्टा करने का मतलब क्या है, जितना परमाणु अभिकारक में रहेगा उतना परमाणु उत्पाद में नहीं रहेगा। पढ़िए परिभाषा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की कुल संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की कुल संख्या बराबर नहीं हो, तब ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, देखिए जैसे यहाँ पे H2 है और O2 है, तो ये अभिकारक हो गया। तो बताइए अच्छे से समझिए इसको, जैसे बताइए तो
H कितना परमाणु इधर, हाइड्रोजन कितना परमाणु इधर, 2 है भाई। ऑक्सीजन देखिए तो ऑक्सीजन कितना परमाणु है इधर, ऑक्सीजन का भी 2 है। अब इधर चेक कीजिए उत्पाद में, हाइड्रोजन का 2 परमाणु तो है, हाइड्रोजन तो मिल गया भाई। ऑक्सीजन कितना परमाणु है, ऑक्सीजन कितना परमाणु है इधर, ऑक्सीजन एक ही परमाणु है। तो ये हाइड्रोजन तो मिल गया 2 2 परमाणु, क्या ये मिला, बोलेंगे ये नहीं मिला, तो बराबर नहीं हुआ ये। अभिकारक में 2 परमाणु ऑक्सीजन का, उत्पाद में एक ही है, तो बराबर नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है भाई, इसे यहाँ पे चेक कीजिए N2 + H2, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का भी इसमें 2 परमाणु है। अब इधर चेक करते हैं, उत्पाद में चेक करते हैं, नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना परमाणु है, नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 परमाणु है। तो क्या ये बराबर हुआ क्या, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बराबर नहीं हुआ। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बराबर नहीं हुआ। तो अगर बराबर नहीं हो तब ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है कि ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण या पूर्ण समीकरण या अपूर्ण समीकरण। तो अभी आपको बताएं कि अगर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगा तब ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख वाला आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब सवाल है, क्या सवाल है, सवाल कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्यों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्यों, क्यों करना जरूरी है भाई, और संतुलित रहेगा तो क्या दिक्कत है, संतुलित करना क्यों जरूरी है। ठीक है भाई, ऐसा सवाल कहता है। समझते हैं इस बात को अच्छे से। देखिए जैसे अगर हम बात करें H2 + O2, ठीक है, तो क्या बनेगा, जल बनेगा, मतलब H2O बनेगा। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसमें अगर बात करें हम अभिकारक का बात करें तो ये दोनों अभिकारक हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, अभिकारक है ये। अगर हम बात करें हाइड्रोजन कितना परमाणु है, इसमें 2 परमाणु है, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परमाणु है, इधर 2 परमाणु है। इसमें हाइड्रोजन ये उत्पाद है, जल क्या है, ये उत्पाद है भाई, इधर भी लिख देते हैं उत्पाद। हाइड्रोजन के इधर 2 परमाणु है और ऑक्सीजन कितना परमाणु है, इधर 1 परमाणु है। ठीक है, अगर हम द्रव्यमान का बात करें तो याद रखिए हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1 और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16, 1 परमाणु का। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन द्रव्यमान होता है 1, तो यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा, द्रव्यमान 2 हो जाएगा। और चूंकि 1 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 है, तो यहाँ पे कितना है भाई, 2 परमाणु है, तो कितना हो जाएगा, 16 नहीं 32 हो जाएगा ये द्रव्यमान, मतलब टोटल कितना हो गया, 34 हो गया, 34 हो गया भाई। ठीक है, लेकिन इस साइड का अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का 2 परमाणु द्रव्यमान 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु होता है, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ देखिए 16 होता है, कितना होता है 16, तो इसमें कितना हुआ 18 हो गया। तो द्रव्यमान मिला क्या, द्रव्यमान इधर कितना आया, अभिकारक द्रव्यमान कितना आया 34, इधर कितना आया 18, तो द्रव्यमान बराबर है क्या, नहीं बराबर है। लेकिन एक नियम पढ़े हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊपर देखिए लिख रहा है यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये नियम क्या कहता है भाई, ये नियम कहता है द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभिकारक में 34 ग्राम था और जब अभिक्रिया हुआ तो कितना रह गया, 18 रह गया, मतलब क्या 34 से अब 18 हो गया, इसका मतलब क्या विनाश हो गया ना। तो बोलेंगे लेकिन हम नियम क्या कहता है भाई, द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या कहता है, कहता है द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो 34 था पहले, तो अभी भी 34 ही रहना चाहिए, 18 नहीं होना चाहिए घट करके, ये घटना नहीं चाहिए और बढ़ना भी नहीं चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। तो बोले कैसे बराबर किया जाए भाई, तो मतलब क्या, अगर हम परमाणु का संख्या बराबर कर देंगे तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अब बात करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें और यहाँ पे भी अगर हम 2 लगा दें, तो बताइए अब अभिकारक में हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 4 हो गया भाई, कितना द्रव्यमान हो गया इधर, नहीं परमाणु कितना हो गया इधर, 4 परमाणु हो गया, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब बताइए द्रव्यमान कितना रहा इधर, पहले 34 था, अब द्रव्यमान कितना हो जाएगा, बोलेंगे 36 हो जाएगा द्रव्यमान, कितना हो जाएगा द्रव्यमान, अब 36 हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब इस साइड उत्पाद में देखिए, जैसे 2 लगाए
तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 गुना यहाँ पे 1, 2 1 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बताइए हाइड्रोजन पे कितना है 4, द्रवण कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गया, कितना हो जाएगा, 1 का तो 16 है, 2 का कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे अब हमको 32 लिखना पड़ेगा। रुक जाइए, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं 32 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको 32 लिख देते हैं, क्योंकि 2 परमाणु हो गया, 16 दूनी 32। तो कितना हो गया 32 और 4 36। देखिए अब बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 36 36। तो ये कब बराबर हुआ, जब यहाँ पे आप 2 लगाए, आगे में हाइड्रोजन के आगे 2 लगाए, यहाँ पे भी 2 लगाए, तो ये 2 लगाए तब ये द्रव्यमान क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब परमाणु का संख्या बराबर कर दिए तो द्रव्यमान भी क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब परमाणु का संख्या बराबर करने से द्रव्यमान बराबर हो जाता है, मतलब द्रव्यमान संख्या नियम पालन हो जाता है। लेकिन अगर आप बराबर नहीं करते परमाणु तो द्रव्यमान संख्या भी क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, जिससे क्या होगा, द्रव्यमान संख्या नियम फेल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए द्रव्यमान संख्या नियम पालन हो सके, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, परमाणु का संख्या बराबर करते हैं, मतलब समीकरण को संतुलित करते हैं, ताकि द्रव्यमान संख्या का नियम क्या हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो, वो पालन हो सके, ठीक है। चलिए इसी बात को हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि चूँकि संतुलित, चूँकि ये रासायनिक समीकरण में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या अभिकारक में जितना होता है वो उतना उत्पाद में नहीं होता है, मतलब अलग अलग द्रव्यमान संख्या रहता है, ठीक है। लेकिन हम द्रव्यमान संख्या नियम से क्या जानते हैं कि अभिकारक में जितना परमाणु रहेगा उतना उत्पाद में होना चाहिए। मतलब अभी द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है भाई, मतलब दोनों में बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। उसी नियम को पालन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, समीकरण को संतुलित करते हैं, ताकि द्रव्यमान संख्या क्या हो सके, बराबर हो सके, ठीक है। इसी को यहाँ पे लिखे हैं, अच्छे से समझिए इस बात को। क्या कहता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणुओं की कुल द्रव्यमान और उत्पाद के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, ठीक है। और हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जानते हैं कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अतः अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर हो सके, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये आंसर लिख देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, 2 नंबर में पूछता है इसको, तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक के कुल भार और उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है, तो उसका नाम क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। क और ख दोनों उत्तर सही है, सभी उत्तर गलत है। देखिए कंकाली जो देख रहे हैं, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली भी बोला जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार, अभिकारक का कुल भार और उत्पाद का कुल भार बराबर होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो संतुलित कहलाएगा, ठीक है। संतुलित कहलाएगा जब भार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और प्रमुख संख्या भी बराबर होगा, तो ठीक है। लेकिन अगर भार बराबर नहीं हो तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वो असंतुलित, मतलब कंकाली समीकरण कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है भाई। यहाँ पे कुछ समीकरण लिखा हुआ है, हम दिखा रहे हैं आपको, कहता है इसको संतुलित कीजिए, ठीक है। जैसे नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, N2 + H2 बनता है अमोनिया NH3, ठीक है। नंबर 2 में H2 + Cl2 बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब नंबर 3 में लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2 बनता है NaCl और BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। नंबर 4 में BaCl2 बनता है, ये BaCl2 और H2SO4 अभिक्रिया करता है, बनता है BaSO4 + HCl। नंबर 5 में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है सोडियम सल्फेट और जल। नंबर 6 में नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल बनता है। नंबर 7 जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 बनता है जिंक नाइट्रेट प्लस Ag। देखिए और एग्ज़ाम में ना समीकरण संतुलित करने के लिए पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और हमको लगता है कि यहाँ पे अगर हम बताएंगे आपको स्क्रीन पर इसमें, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा समझने में दिक्कत हो सके, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको ना, ये समीकरण संतुलित करने वाला जो है, ये आपको हम बोर्ड पे बताएं, वाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो चलिए वहाँ पे हम आपको वाइट बोर्ड पे बताते हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो चले ध्यान समझिएगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए
अब हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। और ये बोर्ड पे इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसमें थोड़ा स्क्रीन पे थोड़ा उसमें दिक्कत हो सकता था, इसीलिए हमको लगा कि बोर्ड पे ये बताना चाहिए, तो हम आपको बोर्ड पे बताने आ गए। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन को हम लोग संतुलित करना सीखेंगे, और आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सब अच्छे से आ जाएगा समझ में कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए इसमें पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, जैसे ये लिखा हुआ है N2 ही लिखा हुआ है, ठीक है भाई, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो N2 है, इसमें जो ये 2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं परमाणु। ये क्या कहते हैं? इसको हम लोग नीचे वाले को परमाणु कहते हैं। जो नीचे में लिखा हुआ है इसको हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? परमाणु कहते हैं। और नीचे में ना कभी भी आपको छेड़खानी नहीं करना है, मतलब बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है इसको। नीचे में परमाणु लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 2 4 2 2 2 2 3 कुछ भी लिखा रहे, उसको बदलना नहीं है आपको। तो बोलिएगा कि तब किसको बदलेंगे भाई? तो देखिए बदलना जब भी होगा आपको, तो यहाँ पे जो लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, इसको हम लोग अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग अणु बोलते हैं। और अणु को ही बदला जाता है, अणु को ही बदला जाता है। मतलब नीचे वाले परमाणु को आपको कुछ नहीं करना है, जब भी बदलाएगा अणु का, ठीक है। और हम लोग संतुलित करते कैसे हैं भाई? गुना करके। क्या करते हैं हम लोग? अनुमान से गुना करेंगे और हमको क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। संतुलित का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब इधर ये अभिकारक है दोनों, इधर परमाणु का संख्या, और इधर उत्पाद में परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जब भी गुना करेंगे हम लोग अणु में गुना करेंगे, मतलब यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे N2 है, 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे 1 है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे N2 है बराबर करना तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, नहीं, ये गलत तरीका है। यहाँ पे आप N2 नहीं लगा सकते क्योंकि ये परमाणु है, यहाँ पे आप कुछ बदल नहीं सकते। यहाँ पे 1 है तो हमेशा 1 ही रहेगा। अगर आपको 2 करना है तो यहाँ पे 1 है, इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं यहाँ पे अणु में, तो ये 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पे भी कितना हो गया? 2 नाइट्रोजन हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ, गुना कीजिए इसको, 3 गुना 2, मतलब ये अगर ऐसे लिखा है, ऐसे समझिए इसको कि NH3 जो है ये 2 बार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? NH3 जो है ये 2 बार लिखा हुआ है, NH3 2 बार। तो बताइए कितना हाइड्रोजन हुआ इसमें? तो इसमें 3 हो गया, इसमें 3 6 हो गया भाई, क्योंकि NH3 2 बार था, इसका मतलब NH3 2 बार लिखा जाएगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, मतलब 3 3 6 हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह बार बार कितना कीजिएगा? तो अब डायरेक्ट गुना कर लीजिए ना, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 6 परमाणु है, ठीक है भाई, समझ गए? मतलब 6 परमाणु, और यहाँ पे है कितना? 2 परमाणु है भाई। इस साइड हुआ 6, इधर 2 ही है। तो बताइए 2 में किससे गुना करें जो 6 हो जाएगा? तो बोलेंगे अगर हम 3 से गुना कर दें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब देखिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये नाइट्रोजन यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे भी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। मतलब ये संतुलित अब हो गया, ठीक है भाई। अब इसको करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 को, H2 है, Cl2 है, बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, यहाँ पे 1 परमाणु है, तो गुना आपको यहाँ पे ये नहीं कि 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 था 2 लगा दिए, Cl2 2 था 2 लगा दिए, बराबर हो गया। नहीं, ये तरीका गलत है, यहाँ पे आप नहीं कर सकते गुना, ठीक है, क्योंकि ये परमाणु है। जब भी गुना करना होगा आपको अणु में गुना करना होगा, ठीक है। तो करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ आगे में 2 लगा देते हैं भाई। देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया। अब Cl2 2 था इधर, तो यहाँ गुना कीजिए तो यहाँ पूछने मतलब 1 है, 1 गुना 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है HCl 2 बार लिखने का मतलब क्या हुआ? HCl 2 बार लिखा हुआ है भाई, HCl 1 बार और HCl 2 बार। आगे में 2 लगा, मतलब क्या हुआ? 2 बार ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन भी है, इसे 2 हाइड्रोजन भी है, 2 मिल गया। Cl भी 2 है, इसमें क्लोरीन भी 2 है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ H के आगे में 2 लगा हुआ सिर्फ हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, नहीं, Cl भी 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 गुना 2, 2 Cl भी है, 2 ठो Cl भी है। क्लोरीन का भी 2 परमाणु है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 परमाणु हो गया, बराबर हो गया ये। चलिए अब इसको करते हैं। यहाँ देखिए सोडियम कितना, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सोडियम 1 ही है भाई, इसको बराबर करना होगा हमको। अच्छा नाम पहले बता देते हैं आपको, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। सोडियम का 2 परमाणु यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 सोडियम परमाणु हो गया, 2 सोडियम परमाणु हो गया। सल्फर 1 है यहाँ पे, सल्फर यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है। और बेरियम यहाँ पे 1 है, बेरियम 1 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ देखे तो यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे 1 कितना बार है? 2 बार है, 1 गुना 2, 2 क्लोरीन है, मतलब बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं। बेरियम यहाँ पे 1, ये बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेरियम 1 है यहाँ पे, इस साइड बेरियम 1 है, बराबर है भाई। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे क्या 2 कर दें, बराबर हो जाएगा? नहीं कर सकते 2 ऐसे, 2 पुराना, लेकिन इस तरह से नहीं, परमाणु में गुना नहीं करना हमको, यहाँ गुना करना होगा अणु में।
ठीक है। तो क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे अब देखिए तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी हो गया भाई। सल्फर यहाँ पे 1, सल्फर यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 4 हो गया बराबर, ठीक है। अब इस पे आते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम सल्फेट, जल, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na1 है, यहाँ पे 2 है भाई, तो यहाँ पे Na को 2 करना होगा, 2 Na हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, कितना हो गया ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 गुना 2, 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे 4, 6 हो गया भाई। तो यहाँ पे 4 है, तो अगर इसको भी 2 करते हैं, यहाँ से 2 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया ऑक्सीजन भाई, नहीं हुआ, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे 4, 6 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 6 बराबर है भाई। हाइड्रोजन भी बराबर, हाइड्रोजन बराबर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2, 4 है, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो गया भाई, सही है। सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, बराबर है। मतलब क्या, ये संतुलित समीकरण हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं, सोडियम 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 6 हो गया, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 2, 6 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया भाई। यहाँ पे सल्फर 1 बराबर है। अब यहाँ पे आते हैं, ये नाइट्रिक अम्ल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है, और ये क्या है, जल है। ये क्या है, ये जल है। इसको क्या करना होगा, हमको संतुलित करना होगा। तो नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, मतलब इधर 3 है, कितना इधर 3 है। तो अगर यहाँ पे अगर हम 2 से गुना कर दे, कितना हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ, 4 हो जाएगा भाई। और यहाँ पे तो है 2 ही, तो यहाँ पे भी हम 2 से गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 4 हुआ, करना होगा, हो गया 4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, 4 हुआ और यहाँ पे भी 2 दूनी 4 हो गया भाई, ठीक है। अब नाइट्रोजन की यहाँ पे कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब समझे क्या होता है, होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है NO3 का होल 2 है ना, इसका मतलब हुआ NO3 2 बार है, कितना बार NO3 2 बार है। होल 2 लगा मतलब क्या, 2 बार है, ये क्या, ये NO3 2 बार है। तो बताइए 2 नाइट्रोजन है कि नहीं है इसमें, गिनिए, 1 1 2 नाइट्रोजन है। अच्छा, ऑक्सीजन कितना होगा इसमें, 3 3 6 है, 3 दूनी 6 है, मतलब ऑक्सीजन इसमें 6 होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 4, सही है। ऑक्सीजन यहाँ गिनी तो फिर नाइट्रोजन गिनी है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, सही है। ऑक्सीजन यहाँ देखिए 3 दूनी 6 है, 6 2 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 2 8, यहाँ बराबर है। कैल्शियम 1 बराबर है, सब बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ पे 2 लगा दिए, संतुलित हो गया ये। अब इसको चेक करते हैं, Zn जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है भाई, यहाँ पे सिल्वर 1 है, इस नाम बता देते पहले हम। ये जिंक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये जिंक नाइट्रेट है और ये सिल्वर है, ठीक है। तो ये जिंक है, यहाँ पे जिंक 1, Ag1 बराबर है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ये NO3 2 बार है, तो नाइट्रोजन कितना होगा इसमें, 2 बार होगा, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, ठीक है, 2 लगा दिए। जिंक 1 Ag2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ भी Ag2 करना होगा आपको, ठीक है। नाइट्रोजन अब कितना हुआ, 2 हुआ, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन देखिए तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे भी 3 दूनी 6 है, तो ये क्या हो गया, आपका संतुलित हो गया, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सवाल क्या कहता है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, ठीक है भाई। नंबर 1 में क्या बोला गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है भाई। क्या कहता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब क्या होता है भाई, H2SO4, क्या होता है, H2SO4 होता है। किससे अभिक्रिया करेगा भाई, ये अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा, मतलब Zn से अभिक्रिया करेगा। तो Zn क्या होता है, अधिक ताकतवर होता है, तो ये आपको हम पढ़ाएंगे विस्थापन अभिक्रिया में। तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा यहाँ से, तो बनता है यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, ये बनता है, क्या बनेगा यहाँ पे, ZnSO4 प्लस H2, यही इसका आंसर हो गया। कितना संतुलित कीजिए इसको, तो ये पहले से संतुलित ही है, इसको करना जरूरी नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये विस्थापन प्रक्रिया था, ये हम एग्जांपल लेंगे विस्थापन प्रक्रिया में, फिलहाल अभी इसको देख लीजिए, ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब HCl, नंबर 2 का बात कर रहे हैं। HCl किसके साथ अभिक्रिया करेगा, Mg के साथ। तो Mg अधिक क्रियाशील धातु होता है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, MgCl2, क्या बनेगा यहाँ पे, MgCl2, और चूंकि H अलग हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा, ठीक है भाई। अभी आपको ये पता नहीं चलेगा कैसे कर रहे हैं हम, फिलहाल अभी जान लीजिए कि ये MgCl2 बनेगा, ठीक है। हम बताएंगे आपको, ये विस्थापन अभिक्रिया है ये, तो संतुलित करना होगा ना। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम इसको 2 बना देते हैं, ठीक है, और बाकी तो संतुलित हो गया ये। नंबर 3 पे आते हैं, ये 2 था, अब नंबर 3 पे क्या कहता है, सोडियम सल्फेट मतलब Na2
SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड के साथ क्या करता है, मतलब BaCl2, सॉरी यहाँ पे एस नहीं होगा, Cl2, क्या बेरियम क्लोराइड है ना, BaCl2। तो अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ये बनता है BaSO4, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, बनेगा ये NaCl, ठीक है। अब बात संतुलित करने के लिए तो यहाँ पे 2Na है, यहाँ पे Na2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं आगे में, ठीक है। तो ये संतुलित भी हो गया आपका। नंबर 4 क्या कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, CaOH का होल 2। देखिए ये वाला 4 नंबर और 5 नंबर दोनों एक ही है, ठीक है, OH का होल 2 किस साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या, CO2 के साथ। तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, ठीक है, और साथ में जल भी बनता है। और ये अभिक्रिया पहले से ही क्या है, संतुलित है, तो करने की जरूरत इसको पड़ेगा नहीं। तो ये 4 भी है और ये 5 भी है, दोनों है ये, ठीक है, 4 + 5 दोनों का ये आंसर हो गया। अब नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 यहाँ पे लिख दें, क्या कहता है, बेरियम क्लोराइड मतलब क्या, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट मतलब क्या, K2SO4, क्या बनता है, बनता है बेरियम सल्फेट मतलब क्या, BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl प्लस KCl बनता है। संतुलित करना होगा इसको, यहाँ पे पोटेशियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 लगाना होगा, पोटेशियम में 2, ठीक है, हो गया भाई। अब तो संतुलित हो गया, ये सिर्फ यहाँ पे 2 लगाना था, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। बताइएगा क्लास आपको ये कैसा लगा, और कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी जैसे हम दिखा देते हैं PDF और भी है, इसमें हम बना के रखे हैं पूरा चैप्टर का बना के रखे, जैसे यहाँ पे। इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे वो बता देते हैं। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है ये पढ़ेंगे हम, देखिए यहाँ पे लिखे भी है सब बात, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। फिर इस सूचना क्या मिलता है, दोष क्या होता है, ये सब यहाँ पे दोष भी लिखे हैं इसको हम लोग। तो इन दोष को भी हम अब अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे, बहुत सारा दोष लिखे हैं, फिर क्या क्या उपयोग करके हम इसको उपयोगी बना सकते हैं, सब बात को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो इसको अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा अभिक्रिया सब भी पढ़ेंगे, यहाँ पे सब का हम परिभाषा लिख दिए हैं, PDF बना दिए हैं, तो इसको भी पढ़ेंगे। संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण क्या होता है, अपचयन उपचयन रिडॉक्स, संयोजन अभिक्रिया, एग्जाम्पल ये सब सभी है, इसमें घबराना नहीं है आपको, ये सब हम बना दिए हैं क्या क्या है इसमें। तो रहते यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं।